वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो क्लास हम वीडियो बनाएंगे वो इनकम टैक्स का है। इसके पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, उसमें मैनुअल वैल्यू तक निकालना सिखाए थे, नेट एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक। अब जो इसमें हम लोग को करना है कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कुछ डिडक्शन हमको चाहिए उसके लिए। तो डिडक्शन को आज समझाएंगे, कोई क्वेश्चन हम नहीं बना रहे हैं। आज सिर्फ डिडक्शंस कैसे निकालना है, किस प्रकार निकलेगा वो समझाएंगे और हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। क्योंकि जो लोग मेरे चैनल से पढ़ते होंगे या देखते होंगे, हम चाहते हैं कि लोग डिटेल में समझे ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग टॉपिक इस तरह से लिख सकते हैं, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 24। तो देखिए एक बात माथा में ध्यान में रखना है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम कंप्यूट करेंगे उसमें आपको सिर्फ दो ही डिडक्शन मिलता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयर आर ओनली two deductions are allowed under section 24(1). नंबर 1 आपका होता है स्टैट्यूटरी डिडक्शन और नंबर 2 होता है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में आप लोग दिखा दिया रहेगा ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, बहुत सा कुछ दिया रहेगा। तो आप लोगों को किसी भी तरह का डिडक्शन को नहीं छूना है, ना ही अलाउ करना है। डिडक्शन के नाम पे आपको सिर्फ दो ही चीज़ मिलेगा, पहला हो गया स्टैट्यूटरी डिडक्शन और दूसरा हो गया डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। वो भी किसके लिए, लेट आउट हाउस या डीम टू बी लेट आउट हाउस, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का कोई एनुअल वैल्यू होता ही नहीं, इसलिए उसमें डिडक्शन का जरूरत आपको नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये पहला डिडक्शन आपको मिलेगा। स्टैट्यूटरी डिडक्शन इज अलाउड 30% ऑन एनुअल वैल्यू, नॉट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू अलग होता है और एनुअल वैल्यू अलग होता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू टोटल हो गया और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स काटने के बाद जो बचेगा उसको बोलेंगे हम लोग एनुअल वैल्यू। तो आपको स्टैट्यूटरी डिडक्शन कितना परसेंट मिलेगा, 30% ऑन एनुअल वैल्यू। इसके अलावा आपको समझ रहा है कि किसी भी तरह का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और सेकेंड होता है आपको इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या, आप मानिए अपना घर कोई पर्सनल काम के लिए लीजिएगा तो वो नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेजिंग, कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ द हाउस, ये समझना है, ठीक है। जैसे हम लोन लेके बेटी का शादी कर लिए तो वो उसका डिडक्शन इस पर नहीं आएगा, या लोन लेके हम अपना बेटा को पढ़ा दिए तो उसका डिडक्शन इस पर नहीं आएगा। इस पर डिडक्शन उसी के संबंधित है कि अगर आप घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए कोई इस तरह का लोन लिए हुए हैं तो उस लोन का डिडक्शन, इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। वो भी कहाँ तक, तो इसमें आपको दो चीज़ होता है। एक आप समझ लीजिए होगा फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, और होता है फॉर लेट आउट हाउस। ये दोनों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज वो हो गया सेल्फ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ये ठीक है। देखिए यहाँ एक नंबर पॉइंट आप लोग मार्क कीजिएगा, इफ लोन टेकन बिफोर 1 April 1999 then maximum limit for deduction of interest on loan will be 30,000। देखिए कोई लोन अगर आप लिए हुए हैं जो कि 1/4/99 के पहले का लोन है तो इस लोन में आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, 30,000। इसके संबंध में क्या लिखेंगे, दिस लोन मस्ट बी टेकन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ द हाउस। मकान को रिपेयर या रिन्यूअल करने के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर कंस्ट्रक्शन
और परचेज ऑफ न्यू हाउस। अगर आप नया मकान खरीदे हैं या नया मकान बनवाए हैं तो उसका लिमिट 30,000 नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपना पुराना मकान कोई रिपेयर करवाए, रिन्यूअल करवाए, बनवाए हैं, उसके लिए लोन लिए हैं तो उसका कितना डिडक्शन होगा? 30,000। ठीक है। और सेकंड में क्या होगा? इफ लोन टेकन आफ्टर 1/4/1999 तो देन मैक्सिमम लिमिट of deduction for interest on loan is 2 lakh। देखो, this loan must be taken for purchasing or construction of new house। ये लोन किसके संबंध होना चाहिए? जैसे ये हो गया रिपेयर रिन्यूअल के संबंध में, ये लोन हो गया घर खरीदने या बनवाने के संबंध में अगर लोन लिए हैं और उस लोन का डेट अगर 1/4/99 के बाद का है तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 2 लाख। हाउस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 5 years फ्रॉम डेट ऑफ लोन टेकन। जिस दिन आप लोन लिए हैं उस दिन से 5 साल के अंदर मकान को कंप्लीट होना चाहिए, तब ये 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है। तो 2 चीज़ बताएं कि अगर आप लोन लिए हुए हैं 1/4/1999 के पहले सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए और ये लोन आप घर का रिपेयर्स या रिन्यूअल के लिए खर्च करते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन होगा 30,000 रुपया। लेकिन अगर आप घर परचेस करने के लिए लोन लिए तो उसका 30,000 नहीं होगा। ठीक है, उसका ज़्यादा होगा। अगर आप लोन 1/4/1999 के बाद लिए हुए हैं और घर से खरीदे हैं या बनवाए हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको हो जाएगा 2 लाख रुपया। लेकिन ये एक शर्त लगा हुआ है कि जिस दिन आप लोन लिए हैं उस दिन से लेकर 5 साल के अंदर आपको घर खरीद के या बनवा के तैयार हो जाना चाहिए, तभी आपको ये डिडक्शन अवेलेबल होगा। तो ये हम लोग बताएं सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, इसको मिटा के फिर हम बताते लेट आउट के लिए। ठीक है, तब तक देखिए अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर लेट आउट हाउस, है ना। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर लेट आउट हाउस, जिस मकान को आप भाड़ा में लगाए। देखिए चाहते तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते थे, है ना। कोई भी बुक का क्वेश्चन चाहे वो जैन का हो या एससी मल्होत्रा का हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप लोग सीखिए प्रॉपरली, जिसके चलते हम इतना डिटेल में जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन कंप्यूटेड एज, कैसे निकालेंगे? देखिए 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब क्या हो गया? डेट ऑफ लोन टेकन, जिस दिन आप लोन लिए हैं, टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, जिस दिन मकान तैयार हो गया। इस बीच का जितना भी इंटरेस्ट होगा 1/5 ऑफ सच पीरियड इंटरेस्ट, उस पीरियड का इंटरेस्ट का 5 भाग, मैंने प्रीवियस ईयर के पहले तक, जिस वर्ष का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके गत वर्ष के पहले के वर्ष तक जिस डेट से लोन लिए हैं और जिस डेट को मकान आप कंप्लीट किए उस डेट में जितना इंटरेस्ट आएगा उसका 1/5 प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा। देखिए हम एक बनाएंगे क्वेश्चन तब समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ लिखते हैं ए लोन ऑफ ₹1 लाख टेकन ऑन 1 अप्रैल 2012 एंड हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 2015। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन मैंने दिया 12%। क्या बोले? एक लोन लिया हम लोग 1 लाख का 1 अप्रैल 2012 को, मकान कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2015 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ लोन टेकन
टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, ऐसे लिख देंगे। पहले समझिए कैसे कर रहे हैं आप लोग, काफ़ी सुविधा होगा अगर देखिएगा तो। 1 अप्रैल 2012 को लोन लिए और मकान बन के तैयार हुआ 31 मार्च 2015। कौन साल हो गया देखिए, 2012-13, 2013-14 और 2014-15, 3 साल हो गया। तो 1 लाख का 12% 3 साल के लिए कितना हो गया, 36,000। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, है ना। तो 1/5 ऑफ सच इंटरेस्ट, इसका 1/5 निकाल दीजिए। तो 36,000 का अगर 1/5 निकालिएगा तो 5 से 35, 7,200 आएगा, प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो लोन का अमाउंट कितना है, 1 लाख। अभी कोई लोन चुकाया नहीं ना है, तो इस पर 12% कितना हो गया, 12,000। अगर लोन चुका देंगे तो तब माइनस में इंटरेस्ट निकलेगा, तो 19,200 ये अगर डिडक्शन। अगर मैंने ऐसा लिखते केस 2 में, इफ लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2012 एंड हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 30 जून 2014। लोन मानिए 1 लाख का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मानिए 12% है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या लिखे कि लोन टेकन कब दिया, 1 जुलाई 2012 को, ठीक है, और मकान कंप्लीट हो गया 30 जून 2014 को। तो ऐसे कंडीशन हमको क्या करना है, जैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लेना है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ध्यान से देखिएगा। देखिए लोन कब लिए, 1 जुलाई 2012 को, और मकान कब कंप्लीट हुआ, 30 जून 2014। बस यहीं पर ध्यान देना है कि 30 जून 2014 दैट इज मार्च को एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन हम लोग उधर नहीं जाएंगे। हमको ईयर एंडिंग कब हो रहा है, उस साल में जिस साल में कंप्लीट हो रहा है, जिस साल में कंप्लीट हुआ उसका ईयर एंडिंग लेना है, दैट इज 31 मार्च 2014। अप्रैल मई जून 3 महीने जो एक्स्ट्रा चला गया उसको नहीं पकड़ेंगे हम लोग। 1 जुलाई 2012 से लेंगे और जिस साल कंप्लीट हुआ उस साल का अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर जो होता है उस डेट को ले जाता है। अगर चाहे वो दिसंबर तक क्यों नहीं चला जाएगा, हम यहाँ 31 दिसंबर 2014 भी लिख देंगे तो भी हम यहाँ कितना लेंगे, 31 मार्च 2014, क्योंकि जिस साल में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है उस साल को लेंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चालू हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1/4/12 टू 31/3/13 कौन महीना हो गया, 9 महीना, और 1/4/13 टू 31/3/14 कितना महीना हो गया, 12 महीना। तो अगर आप हिसाब कीजिए तो कितना महीना हो गया, 21 महीना। तो 1 लाख का लोन है, इसका 12% 21 महीना के लिए निकालिए, कितना आएगा देखिए, वो 21,000 रुपये आएगा। 1 लाख का 12% 21,000 आएगा, तो देखिए 21,000 हो गया। तो ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसका कितना लेना होगा, 1/5 ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो 1/5 ऑफ 21,000 तो हो गया 4,200 प्लस प्रीवियस ईयर इंटरेस्ट ऑन लोन। तो समझ लीजिए प्रीवियस ईयर का 1 लाख का 12% 12,000, तो कितना हो गया आपको डिडक्शन, 16,200। एक और केस देख लीजिए, बनी केस नंबर 3 लिखते हैं। लोन टेकन, नहीं सेम लोन है, लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 2012 एंड हाउस इज कंप्लीटेड ऑन 1 फरवरी 2015, ठीक है, मैंने ये दिया हुआ है। तो देखिए लोन कब लिए, 1 जुलाई 2012 को, और मकान कंप्लीट किए 1 फरवरी 2015 को। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जब लेंगे हम तब क्या करेंगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखिए 1 जुलाई 2012 है, टू कंप्लीट कब हो रहा है, 1 फरवरी 2015। अगर ये 31 मार्च 2015 को टच करता तो 2015 को हम लेते, लेकिन कब है, 1 फरवरी 2015, मैंने 15 का अकाउंटिंग ईयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमको इसको ला के रखना होगा
31/3/2014 तक ही रखना होगा। तो सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए इसका अगर 31 मार्च 2015 होता तो एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता, लेकिन इसमें क्या हुआ 1 फरवरी 2015 को कंप्लीट हुआ, तो उस ईयर में अभी तक फाइनेंशियल ईयर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो हमको कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर लेना है। तो कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर लास्ट कब कंप्लीट हुआ? 31/3/2014, तो हम 31/3/2014 तक ही लेंगे। तो कौन महीना हो जाएगा? देखिए 1/4/12 टू 31/3/13, सॉरी 1 जुलाई है ना, 1/9/1/7/12, तो आपको हो गया 9 महीना, और 1/4/13 टू 31/3/14, ये हो गया 12 महीना। देखिए सेम 21 महीना आ गया। हम लोग क्या किए, ये 15 का जो ईयर है 1/4/15 से 1 फरवरी 15, ये ड्यूरेशन को छोड़ दिए क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट नहीं है। तो 1 लाख का 12%, 21/12 करेंगे कितना आ जाएगा? 21,000। तो 1/5 ऑफ 21,000 कितना आ जाएगा? 4,200। अब प्लस प्रीवियस ईयर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वही आएगा 12,000 आएगा। 1 लाख का 12% 12,000, कितना डिडक्शन मिलेगा? 16,200। तो देखिए आप लोग बार बार फिर समझा देते हैं कि जब भी आप ऐसा कंप्लीट कीजिएगा तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ कि नहीं ध्यान रखना है। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ महीना आगे बढ़ जाता है तो महीना कंसीडर नहीं करना है। अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के पहले ही कंप्लीट हो गया तो जिस ईयर में कंप्लीट हो उस पूरा ईयर को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आज हम बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाएं इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर इसको आप लोग ठीक से समझ जाइएगा तो हायर परचेज सिस्टम और कुछ नहीं है, मेन झमेला इसी का आता है इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो इसको हम डिटेल में समझा दिए। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ पा रहे हैं कि सर ठीक से पढ़ा रहे हैं, तो जरूर चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।